वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में ग्राफ 3 को देखोगे तो पाओगे कि ईयर 1972-73 में 74% प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड थे, 11% सेकेंडरी में और 15% टर्शरी सेक्टर में। वहीं 2011-12 की बात अगर हम करेंगे तो 49% इन प्राइमरी सेक्टर, 24% इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 27% इन टर्शरी सेक्टर। बच्चों ये ईयर जो है वो हो सकता है आपकी बुक से और मेरे बुक से मैच ना हो, बट डेटा जो है वो ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है, अगर हम दोनों ग्राफ्स को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रही। अब सवाल ये आता है कि शिफ्ट आउट प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्यों नहीं हुआ इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुए इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जबकि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन जो था वो 9 टाइम्स ज़्यादा था। सेम केस इन द टर्शरी सेक्टर, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में 14 टाइम्स बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट जो थी वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। और इसी वजह से कंट्री की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 है। वहीं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसर्स 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, जबकि आधे से भी कम लोग एम्प्लॉयड हैं। अब क्या इसका ये मतलब है कि वर्कर्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो उससे प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, और इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अब इसे ऐसे समझते हैं कि एक फील्ड में 5 लोग काम करते हैं, एक ही फैमिली के। अब ये 5 लोग जो है दे आर वर्किंग, कोई बैठा नहीं है, पर कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, एस काम जो है वो बट गया है सब 5 लोगों में, और हर कोई अपना पोटेंशियल से लेस वर्क कर रहा है क्योंकि काम बटा है और प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जहाँ पर लोग काम तो करते हैं पर प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन में कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं होता है। अब अगर एक लैंडलॉर्ड आकर 2 मेंबर्स को किसी और काम के लिए हायर करता है तो 2 मेंबर्स के इनकम से फैमिली मेंबर्स में इनकम जो है वो अर्निंग जो है वो ज़्यादा होने लगेगी। इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट बाकी सेक्टर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, या गवर्नमेंट जो है किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो फर्स्ट पॉइंट आते हैं हम, गवर्नमेंट छोटे फार्मर्स को लोन दे सकती है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि पहले किसान एक क्रॉप ग्रो करता था और अब गवर्नमेंट के लोन अमाउंट से वो पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा खरीद सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, डैम्स कैनाल्स भी बनाया जा सकता है, जिससे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगा, और प्लस खेतों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तो गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड गोडाउन बनाने में और रूरल रोड्स अच्छे बनाकर, ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके और मिनी ट्रक ड्राइवर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से ले जा आ सके और पैसा भी कमा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किया जा सकता है, जिससे गरीब किसान जो है मनी लेंडर्स से ज़्यादा लोन अमाउंट न ले विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह से फार्मर्स अपना खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ों का कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर खरीद सकेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप कर सकती है ताकि लोगों को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 6th पॉइंट जो है, गवर्नमेंट टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकती है फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया एंड क्राफ्ट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 7th पॉइंट, गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन हेल्थ सर्विस, जिसमें डॉक्टर्स,
नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स का भी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है 8th पॉइंट, गवर्नमेंट एजुकेशन पर भी स्पेंड कर सकती है ताकि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीच में ही अपनी पढ़ाई जो छोड़ देते हैं वो स्कूल अटेंड कर सके। अगर ये बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे तो ज़्यादा टीचर्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। नीति आयोग की एक स्टडी से ये पता चला है कि 20 लाख जॉब अकेला एजुकेशन सेक्टर पर ही क्रिएट किया जा सकता है। अब तो ये जो थे ये थे कुछ मेजर्स बच्चों जिसके द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किया जा सकता है, पर ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट टर्म मेजर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके तहत गवर्नमेंट लोगों को राइट टू वर्क यानी कि कम समय में काम करने का अधिकार देती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इन 625 डिस्ट्रिक्ट। इस एक्ट के तहत जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड कराती है। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती किसी कारण से तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराती है, मतलब बिना काम करवाए पैसे देती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो बच्चों ये जो था ये था कुछ पॉइंट्स या कुछ मेजर्स जिसके द्वारा गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद है आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।